हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर 5 यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 से 4 तक कंप्लीट कर लिया है। आज चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। और इससे पहले हम लोगों ने क्लास 6 और 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग इस चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 और क्लास 7 देख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आइए अपने इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन है वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरीज होगी तो वो कमेंट बॉक्स में नीचे आप लोग लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा चैप्टर 5 है, जब जनता बगावत करती है। ठीक है, चैप्टर का नाम है जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। तो 1857 की जो क्रांति थी उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है नीतियाँ और लोग। पिछले अध्यायों में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह से असर पड़े। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियां और कार्यवाही जनता के हित में नहीं होती थी या जो उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाती थी, उनका लोग किस तरह विरोध करते थे। तो इससे पहले वाले चैप्टर में यानी चैप्टर 4 में हम लोगों ने ये देखा कि जनता किस तरह बगावत कर देती है। ठीक है, जनता के जब भावनाओं को, उनकी संस्कृति को ठेस पहुँचता है तो वो किस तरह कार्यवाही करती है। नवाबों की छिनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैयार कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीनते जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। तो रानी लक्ष्मीबाई यही चाहती थी, अंग्रेजों के साथ समझौता करना चाहती थी कि वो उनके पति की मृत्यु के बाद गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने उसने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। तो इस तरह कुछ समझौते की बातें भी अंग्रेजों के साथ चलती थी। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। तो कंपनी की शक्ति चूंकि उस समय बहुत ज़्यादा थी तो उसने इन निवेदन को जो थे, इन आवेदनों को उसने ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। ठीक है, तो अवध की जो रियासत थी वो आखिरी रियासतों में से एक थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोप दी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी अब धीरे धीरे स्टार्टिंग में क्या था, कंपनी जो है मुगलों को ही मतलब रख करके अप्रत्यक्ष रूप से शासन चलाना चाहती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे उसने मन बना लिया कि अब पूरी तरह से मुगलों को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। तो उसने पहले ही ऐलान कर दिया था कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु जो होगी उसके बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल कर कहीं और उसको जगह दे दी जाएगी। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। तो जो गवर्नर जनरल कैनिंग थे उन्होंने पहले ऐलान कर दिया कि जो बहादुर शाह जफर है वही आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी और कुछ उनको गुजर बसर के लिए भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा वो उनका राजा का कोई अधिकार नहीं होगा। किसान और सिपाही। गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज लौटा नहीं पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियां पुरानी ज़मीन हाथ से निकलती जा रही थी। जो पीढ़ी वाले उनके ज़मीन थे, ठीक है, वो उनके हाथ से निकलते जा रहे थे।
कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। तो जो कंपनी के अंडर जो भारतीय सिपाही काम करते थे उनकी भी असंतोष की अपनी कुछ खास वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम अंग्रेजों के द्वारा बनाए जाते थे उनकी धार्मिक भावनाओं को और आस्थाओं को भी ठेस पहुंचाते थे, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुसलमान हों। ठीक है, तो उस समय के जो भारतीय थे, हिंदू और मुसलमान दोनों तरह के, उनकी अपनी अपनी धार्मिक भावनाएं थी अलग अलग। तो अंग्रेजों के जो नियम थे उनसे उनकी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचता था। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पर नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो इन्होंने हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में एतराज़ नहीं था, लेकिन समुद्र के रास्ते से जाने में ऐतराज़ था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई, क्योंकि वह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र मार्ग से भी जाना पड़ सकता है। सिपाही गांवों के हालात से परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांवों में छोड़कर आए थे। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया, क्योंकि बहुत सारे सिपाही किसान घर से बिलोंग करते थे। सुधारों पर प्रतिक्रिया। ठीक है, अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने के लिए और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी में ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी गई। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे। तो कुछ प्रथाएं थी जो समाज के लिए अच्छी नहीं थी, जैसे कि बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया। कुछ ऐसी थे परंपराएं जिनमें बदलाव की भी ज़रूरत थी। ठीक है, तो उन सुधारों के बारे में हम कक्षा 8 में पढ़ेंगे, माफ़ कीजिएगा अध्याय 8 में पढ़ेंगे। जनता की नज़र से उस ज़माने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोचते थे, इसका जायजा लेने के लिए आप स्रोत 1 और 2 को पढ़ें। तो यहाँ पर कुछ स्रोत या सूची दी गई है। ठीक है, इस सूची को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप जानकारी के लिए इसको पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ स्रोत 1 और स्रोत 2 दिया गया है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अब है सैनिक विद्रोह, जन विद्रोह बन गया। तो जो सैनिक विद्रोह था वो पूरे जनता तक फैल गया। ठीक है, यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती थी। शासक और जनता के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती थी, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने ज़्यादा फैल जाते थे कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती थी। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उन सबका शत्रु एक है। इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। जितने भी लोग हैं वो सब के सब कुछ न कुछ करना चाहते थे अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ने के लिए। इस तरह की स्थिति के हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। भारत के उत्तरी भागों में 1857, ठीक है, इस डेट से तो आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा। 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। तो 1857 में जो बगावत की जो आग जनता में स्टार्ट हुई इतनी बड़ी थी कि उसने जो है कंपनी का अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। तो वो जो संघर्ष था वो सशस्त्र था, ठीक है, यानी हथियारों के साथ। सैनिक विद्रोह, जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं तो उसको सैनिक विद्रोह का नाम दिया जाता है। अब है मेरठ से दिल्ली तक। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे, इस नाम से भी आप भलीभांति परिचित होंगे, मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। तो जो मंगल पांडे थे उन्होंने क्या किया था, बैरकपुर में बगावत कर दिया था अपने कंपनी के खिलाफ, ठीक है। तो अपने अफसरों पर उसने हमला कर दिया था।
तो उनको जो है फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। तो मेरठ में तैनात कुछ सिपाही थे, उन्होंने जो नए कारतूस बनकर आए थे उनके साथ अभ्यास करने से उन्होंने मना कर दिया था। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। अब पता नहीं ऐसा क्यों किया गया था, किन वजह से किया गया था। तो सिपाहियों को जो है लगता था, उसमें हिंदू सिपाही भी थे, मुसलमान सिपाही भी थे, तो जो गाय और सूअर की चर्बी लगी जो लेप चढ़ाया गया था उससे उनको एतराज़ था। तो 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा दी गई। तो इतने क्रूरता के साथ पेश आते थे, ठीक है, उनका हुक्म जो नहीं मानते थे उनके साथ। तो उन 85 जो सैनिक थे उनको 10-10 साल की सज़ा दे दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। तो मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ के जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा दिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारत व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेज के शासन को खत्म करने पर आमादा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेज के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। ठीक है, तो सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंप देना चाहते थे। तो जो मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, उस समय के क्रांति के वो नेता बने और जो सिपाही थे उनको ही शासन सौंपना चाहते थे। तो मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़े पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दिया। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दिया। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए थे। बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार थे, माफ़ कीजिएगा, तैयार नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ ये दिया गया है कि बादशाह जो है अंग्रेज़ों की भारी ताकत से, अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी ताकत थी उस समय, बहुत बड़ी सेना थी, गोले बारूद थे, तो उससे वो तैयार नहीं थे उनसे युद्ध करने के लिए। लेकिन सिपाही भी अड़े हुए थे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम से गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। अंग्रेजों से पहले मुगल साम्राज्य का ही तो शासन था। तो ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़ी मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो वो मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। इसलिए उन्होंने उनका साथ दिया। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय के बाद शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। तो यहाँ पर चित्र दिया गया है, बहादुर शाह जफर का ये चित्र है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नाना साहब का चित्र दिया गया है। तो इसके बाद नाना साहब के बारे में कुछ बातें यहाँ पर पढ़ने को हमें मिलेंगी। ठीक है, तो बगावत फैलने लगी, ये है नया पॉइंट, बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली में अंग्रेज़ों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। तो दिल्ली से अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंक दिया गया। जाहिर है कि खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोहों का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने के लिए निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के बीच संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब, ठीक है, तो स्वर्गीय पेशवा जो बाजीराव थे, आप लोगों ने नाम बिल्कुल सुना होगा, इन पर मूवी भी बनी हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी है। तो स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब, तो इस तरह की जो हिस्टोरिकल जो मूवीज़ बनती है उसको आप लोग ज़रूर देखा कीजिए अगर आप लोग हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं। तो मूवीज़ देखने से क्या है कि मूवी के कैरेक्टर जो है याद रह जाते हैं दिमाग में। तो अगर हिस्टोरिकल कोई मूवीज़ बनती है तो उनको आप ज़रूर देखा करिए, ठीक है। तो स्वर्गीय पेशवा जो बाजीराव थे, उनके दत्तक पुत्र नाना साहेब,
कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर में खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिए। उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह जो थे, उनके बेटे, ठीक है, उनके बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। बिरजिस कद्र ने बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, तो झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई, उन्होंने भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की। तो उन्होंने 4000 सैनिकों की जो है फौज तैयार कर ली थी और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी, तो विद्रोही टुकड़ी क्योंकि स्थानीय थे, सभी लोग इकट्ठा हो गए, तो उनकी टुकड़ियाँ जो हैं ज़्यादा हो गई, अंग्रेजों की संख्या कम हो गई। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी ज़बरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया। खास तौर पर अवध के इलाकों में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर जो थे, ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल जो टाइटलर थे, उन्होंने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा जिसमें उसने अंग्रेज़ों के भय को व्यक्त किया। हाँ, तो किस तरह का भय उसने व्यक्त किया था देखते हैं। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैज़ाबाद के मौलवी अब्दुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेज़ों का शासन जल्द ही समाप्त हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेज़ों से लड़ने लखनऊ जा पहुँचे। दिल्ली में अंग्रेज़ों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी कि धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। यह एक चित्र दिया गया है, ठीक है, एक वीर कुंवर सिंह का चित्र है। और इसके बाद यहाँ एक चित्र दिया गया है कि ब्रिटिश टुकड़ियाँ विद्रोहियों पर हमला करती है, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले तथा सलीमगढ़ किले पर कब्जा किया हुआ था। तो इस तरह कुछ टुकड़ियों का चित्र यहाँ पर दिया गया है। अब देखते हैं, पॉइंट है कंपनी का पलटवार। तो कंपनी भी पलटवार करती है अपनी ताकत को बढ़ा करके। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेज़ों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया। तो अब अंग्रेज़ भारी पड़ने लगे। तो अंतिम मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। ठीक है, बहादुर शाह जफर के बेटों को उन्हीं के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। तो अब बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। उसके बाद दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेज़ों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। तो अगले 2 साल तक उन्होंने लड़ाई लड़ करके इस विद्रोह को लगभग समाप्त करने का प्रयास किया। फिर मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौजों से घिरा पाया और वे शहीद हो गए। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जो युद्ध की छापामार पद्धति है, उससे
युद्ध करते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेज़ों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किए। उन्होंने क्या किया, वफादार भूमि स्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। जो भूमि स्वामी हैं उन वो वफादार रहें, इसके लिए उसने इनामों का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर देते हैं, अगर उन्होंने किसी अंग्रेज़ों की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। विद्रोह के बाद के साल, तो विद्रोह के जो बाद के कुछ समय थे, कुछ साल थे, वो किस तरह के थे। अंग्रेज़ों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेज़ों ने अहम बदलाव किए, वो निम्नलिखित थे। तो पहला बदलाव क्या था, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। पहले जो था ईस्ट इंडिया कंपनी को सारे अधिकार प्राप्त थे, ठीक है। सीधे जो ब्रिटेन की जो शासन है वो कंट्रोल नहीं करता था भारत को, वो कंपनी कंट्रोल करती थी। तो 1857 की जो क्रांति थी उसके भयानक परिणाम को देखते हुए जो है भारतीय उपमहाद्वीप के सारे अधिकार जो है ब्रिटेन की शासन ने अपने हाथ में ले लिया। अब ब्रिटेन की शासन सीधे कंट्रोल करती थी, साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इंडिया काउंसिल। इस तरह की छोटी छोटी बातें पॉइंट बाय पॉइंट याद रखिएगा और अपनी नोटबुक में ये सब पॉइंट को नोट करते चलिएगा, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दे दिया गया। तो जो भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनको वायसराय का ओहदा दे दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। यानी कि जो भारत में अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा जो हेड रहता था, हेड ऑफिसर जो है, उसको वायसराय कहा गया, जो कि इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि होता था। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथ में ले ली। ये बहुत एक बड़ा बदलाव था। अब दूसरा बदलाव क्या था? देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें, यानी ब्रिटेन की रानी को अपना सर्वेसर्वा मान ले वो। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। ठीक है, तो क्या तय किया गया कि तीसरा को फिर से पढ़ लेते हैं। तीसरा पॉइंट को शायद आपको समझ नहीं आया होगा कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। यानी भारत के सिपाही कम रहेंगे और यूरोपीय सिपाही ज़्यादा रहेंगे। उसके अलावा यह भी तय किया गया कि अवध, ठीक है, अवध, बिहार और मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति पर बड़े पैमाने पर जब्त की गई। मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त कर ली गई। उन्हें संदेश व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अंग्रेजों ने फैसला किया कि भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। भूमि स्वामी जो थे, भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने पर जमीन पर उनके अधिकार को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद का एक इतिहास का नया चरण स्टार्ट हुआ। ठीक है, 1857 से पहले कंपनी का अधिकार था, अब 1857 के बाद सीधे अंग्रेजी शासन का अधिकार था। अब देखते हैं खुर्दा संग्राम, एक केस स्टडी। यहाँ खुर्दा एक संग्राम है, ठीक है, खुर्दा, तो उसके बारे में एक केस स्टडी यहाँ पर दी गई है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक बगावत की घटना पर आधारित है, तो इसको आप
वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो ये जो खुर्दा संग्राम के बारे में है, ये काफ़ी बड़ा एक केस स्टडी दिया गया है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर हम अब आखिरी दौर में पहुँच चुके हैं अपने चैप्टर के। तो यहाँ पर अन्यत्र दिया हुआ है, परम शांति एक स्वर्गिक साम्राज्य की खातिर। जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला, उसी समय चीन के दक्षिणी भागों में भी एक विशाल जनद्रोह पैदा हो रहा था। यह विद्रोह 1850 में शुरू हुआ और 1860 के मध्य में जाकर खत्म हुआ। हांग जीकुआंग, ठीक है, हांग जीकुआंग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गिक साम्राज्य की स्थापना करने के लिए लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो ये चीन के बारे में ये कहानी दी गई है कि इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हांग जीकुआंग ने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया था और वह कन्फ्यूशियसवाद और बौद्धी आदि परंपरा चीनी धर्मों के खिलाफ थे। ताइपिंग के विद्रोह एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे, विद्रोही जो ताइपिंग के विद्रोही थे, ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को माना जाएगा, जहां किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, जहां सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा, जहां अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन तथा जुए, वेश्यावृत्ति और गुलामी पर पाबंदी होगी। चीन में तैनात अंग्रेज फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह को काफ़ी मदद की। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, इसको माफ़ कीजिएगा समाप्त होता है। और इस चैप्टर को आप 2-3 बार अच्छे से पढ़िएगा। ये बहुत मज़ेदार चैप्टर है और इससे काफ़ी सारे प्रश्न बन जाते हैं। इनके इंपॉर्टेंट डेट्स को भी आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के जो नाम है ना, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम, उनको भी आप याद रखिएगा। तो ठीक है, चैप्टर हम लोग का समाप्त होता है। यहीं पर अपने आज के इस वीडियो को रोकते हैं। तो आज का वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।